सादर प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 156 में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास बड़ी बिंदी, जिनका नाम है डॉक्टर हीरा मीना, जो हमारे साथ बात करेंगी मिनी संस्कृति और अस्मिता पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, यह विभिन्न भाषाओं का, हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। तो भारत की इसी विशेषता का एक हिस्सा मिनी भाषा और उसकी संस्कृति और उसकी अस्मिता को लेकर काम कर रही हैं डॉक्टर हीरा मीना। डॉक्टर हीरा मीना, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन बड़ी बिंदी स्पेस का कि आपने मुझे मौका दिया, अपनी भाषा और संस्कृति के साथ अपने मंच पे स्थान दिया, मुझे आमंत्रित किया। तो तहे दिल से मैं आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाह रही हूँ, सभी बड़ी बिंदियों का, और खासतौर से विभा कुमारी जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मतलब मौका दे रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। आधी बात तो आपकी वेशभूषा से हमारी समझ में आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि वेशभूषा, खान पान, यही हमारी भारतीय संस्कृति की जो विविधता है उसमें हमें जी देखने को मिलती है, और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। तो आज मिनी जी संस्कृति पर आप बात करेंगी और आपने वेशभूषा भी मिनी संस्कृति का रखा है। मैं चाहती हूँ कि मुख्य बिंदु पर आने से पहले आपकी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में सभी बड़ी बिंदियां जान सकें। हाँ हाँ। अ, मेरी जीवन यात्रा के बारे में कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ करूँ। अभी तो शुरू ही हुई है, ये समझिए जीवन यात्रा, कि जीवन को अब मैं समझने लगी हूँ, जानने लगी हूँ और अपनी भाषा और संस्कृति के तक पहुंची हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है शादी से पहले ग्रेजुएशन तक थी। शादी के बाद मैंने एमए किया, बीएड किया। शादी के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी चलती रही। उसके साथ बीएड किया, उसके साथ फिर रिसर्च करने का मौका मिला, एमफिल किया, पीएचडी किया, नेट क्लियर किया। उसके साथ ही फिर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन से जुड़ाव भी मिला, अदिति महाविद्यालय में। वहां मैं लगभग 4 साल 8 माह पढ़ाई हूँ बच्चों को। इसके बाद मैं अपनी भाषा और संस्कृति से स्वतंत्र रूप से जुड़कर लेखन से जुड़ गई और इस मंच तक आप तक मिल पाई हूँ, आप सभी से रूबरू हो पा रही हूँ। और राष्ट्रीय स्तर पर सभी साहित्यिक मंचों से और खासतौर से आदिवासी समाज से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, अपनी भाषा और संस्कृति और अपनी अस्मिता को लेकर। क्योंकि ये जो भारत है, ये विविध संस्कृतियों और विविध खूबियों का देश है। इन विविध संस्कृतियों में एक रंग हमारा भी है, और ये एक एक रंग मिलकर इस भारत की विविधता को 4 चांद लगाते हैं। इन 4 चांदों में कुछ छोटी छोटी बिंदियां बड़ी बिंदियों के साथ मिलकर हम भी इसको गुलिस्ता को सुंदर बनाने में हम सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सिर्फ गणतंत्र दिवस की परेड नहीं है, हम इस देश के मूल बाशिंदे हैं, मूल नागरिक है या प्रथम नागरिक है, और इस देश की मूल संतानें हैं, जो इस देश की खूबसूरती को बनाए, बचाए, रखते हुए संपूर्ण मानवीयता के साथ जीवो और जीने दो का संदेश हमारी आदिवासियत के साथ या आदिवासी जीवन दर्शन के साथ सभी संसार के आदिवासियों के साथ मिलकर पूरे राष्ट्र के या पूरे संसार को जीवो और जीने दो की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बातें कही आपने हीरा जी, और हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मिनी संस्कृति में जब कोई उत्सव होता है, चाहे शिशु का जन्म हो या विवाह हो इत्यादि, तो उस समय कोई जी पारंपरिक गीत गाया जाता होगा। यदि आपको जी किसी उत्सव का कोई पारंपरिक गीत है, तो उसकी यदि 2-3 लाइनें आप सुना देंगी तो हम लोगों की जानकारी में भी इजाफा होगा और हमारा मनोरंजन भी होगा। कार्यक्रम को आगे जी। समझने के लिए भी हम लोग ज्यादा भली भांति तैयार हो सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि जन्म के समय कोई गीत गाया जाता है। जन्म के समय क्या, आदिवासी समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु, इन तीनों अवसरों
को ही गीत गाकर मनाया जाता है। चाहे सुख का पर्व हो चाहे दुख का, उन सब में अपनी हृदय की अनुभूतियों को गहराइयों में मतलब ऐसे छू कर वो इस तरीके से तादाद में स्थापित कर लेते हैं कि सुख और दुख दोनों परस्पर एक हो जाते हैं। और उस माहौल, जो माहौल है, चाहे वो सुखमय हो चाहे दुखमय हो, उसका कुछ और ही रंग उभर कर आता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन की सच्चाई है और आदिवासी समाज इस सच्चाई को बखूबी जानता है और इसको उत्सव के रूप में मनाता है, चाहे जन्म हो या मृत्यु। तो जो जन्म के लिए आपने कहा कि हमारे मीणी संस्कृति में कोई गीत है, तो मैं माँ से सुना हुआ एक गीत का छोटा सा अंतरा याद है, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी कि घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नई नवेली जैसे दुल्हन के बच्चा हुआ है, ये प्रसूता है, तो उसको बता रही है कि नाले दोले तेल रमाले, नाले दोले तेल रमाले जच्चा, बड़ा बूढ़ा को खेबो मानल जच्चा, नाले दोले तेल रमाले, बड़ा बूढ़ा को खेबो मानल जच्चा। क्योंकि जन्म देने के बाद स्त्री की जो स्थिति है, वो बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों से बखूबी जानते हैं कि उसको उस समय बहुत देखभाल की जरूरत है। और उस देखभाल में जो सावधानी बरती जाती है, वो सावधानी अगर वो बरत लेती है तो वो आजीवन स्वस्थ जीवन जीती है और उसको शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए वो कहते हैं कि आप हमारी बातें मान लीजिए इस समय, क्योंकि अभी का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उनको एहसास नहीं होता उस वक्त, लेकिन जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, उम्र के पड़ाव की तरफ जब जाते हैं, तब उन चीजों का एहसास होता है। इस दौर से आप भी गुजरे होंगे और मैं भी गुजरी हूँ, तो मैं बड़े बुजुर्गों को नमन और प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें जीवन में, चाहे वो अपनी संस्कृति हो या गीत हो या अपने अनुभव हो या अपनी ज्ञान परंपरा हो। इन सब के माध्यम से हम सबका जीवन चल रहा है और प्रभावित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। पारंपरिक गीतों की जो खूबसूरती होती है, उसमें मिट्टी की जो सुगंध होती है, वो आपने जो 2 लाइनें गाई, उसमें हम सबको महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया। हीरा जी, शुक्रिया। कब आप में यह जागृति आई कि आपको ये लगा कि मैं अपनी भाषा और संस्कृति के लिए लेखन करूं, उसके लिए मैं प्रस्तुति दूं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें यह जागरूकता नहीं आ पाती कि उस संस्कृति को हमें किस तरह से अस्मिता देनी है, किस तरह से हमें विश्व स्तर पर अपनी संस्कृति की पहचान बनानी है। जी जी। विभा जी, मैं बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मैंने माँ और दादी को देखा है, बिल्कुल अपने अलग तरीके की, जो उनको पुरखों से जो संस्कृति मिली है, जो गीत मिले हैं, जो नृत्य मिला है, या जो वेशभूषा मिली है, जो खान पान मिला है, जो भी उनको विरासत में चीजें मिली है, उन चीजों को वो समाज के सभी वर्गों के बीच में रहते हुए सामूहिक रूप से सबके साथ तालमेल बिठाते हुए वो अपनी मूल जो पहचान है उसको बचाते हुए उन चीजों को सहेज कर लाई है। क्योंकि जो मेरा जन्म हुआ है वो जयपुर में हुआ है, सोडाला गांव में हुआ है। वहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं, लेकिन हर समुदाय, हर धर्म के लोग भी है, उनके सबके साथ मेरी माँ दादी के अच्छे संबंध रहे हैं, पारिवारिक और सामाजिक भी। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल, जैसे माँ नाचती थी तो सबसे अलग नाचती थी, दादी गाती थी तो सबसे अलग गाती थी। मेरे मन में शुरू से था कि ये सब लोग एक सा करते हैं, ये लोग अलग क्यों करते हैं। मैं माँ से या दादी से पूछती थी कि ये लोग तो इस तरीके से नाच रहे हैं, आप ऐसे क्यों नहीं नाच रहे हो? तो वो कहती, बेटा आप यही नाचे से, आप यही गावे से। तो मैंने दिमाग थोड़ा सोचा, मैंने आपने यही नाचे चाहे आपने। फिर जब अपने समाज के अंदर जो काम होते, शादी ब्याह या जन्म मरण का कोई सा भी पर्व होता था, उस पर्व में जब मैं शामिल होती थी तो वास्तव में देखा उस पर उस जगह उसी रूप में बिल्कुल सामूहिक तरीके से, जैसे दादी और माँ अन्य समाज के वर्गों के साथ अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के साथ खड़ी हुई थी, वहां वो अपने समाज के साथ खड़ी हुई थी। तो यही चीज मैंने बचपन से दिमाग में थी
और जब मैंने रिसर्च किया तो रिसर्च के दौरान मैंने मैत्रेय पुष्पा जी के कथा साहित्य को लिया। उस कथा साहित्य में मैंने लोक तत्वों का चयन किया। लोक तत्वों में कथाएं भी आती है, गीत भी आते हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियां, मतलब दुनिया भर के जीवन जिन चीजों से संचालित है, या जीवन का जो अमृत है, या मिट्टी की जो गंध है, सुगंध है, या मिट्टी की जो उर्वरता है, वो उर्वरता मुझे जानने समझने और उसको सहेजने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने लोक तत्वों को सहेजा, और उन लोक तत्वों में मैंने अपनी परंपराओं को अपनी दादी नानी से जुड़ा हुआ पाया। और फिर मुझे जो स्पेस मिला कि अपनी भाषा और संस्कृति को सहेजने का, जब मैं साहित्यिक सम्मेलनों में जाने लगी अपनी कविता पाठ के साथ, तो वहाँ अन्य आदिवासी समाज या समुदाय के जो महिलाएं या पुरुष जो मिले, उनका पहला सवाल होता था कि आपकी भाषा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। या अन्य गैर आदिवासी समाज का भी यही सवाल रहता था कि आपकी भाषा क्या, आपकी संस्कृति क्या है, आप मतलब अपनी मातृभाषा बोली में किस तरीके से बोलते हैं, कैसे आप अपने आप को उसमें अनुभव करते हैं। तो तब से ही मेरे मन में ठाना, मैंने देखा अपने आसपास में मेरे समाज के कई बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने कविताएं भी लिखी है, कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, अपनी स्थानीय बोली भाषा को लेकर ही लिखा है, अपने क्षेत्र मीणा बाहुल्य क्षेत्र विशेष की। लेकिन उन्होंने कभी मीणी भाषा का उसमें जिक्र नहीं किया। तो मुझे ये काफी ऐसे अखरने लगा कि जब ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र की बोली भाषा है और किसी एक समुदाय विशेष की है, तो इस समुदाय की भाषा को नाम देने में इनको क्या आपत्ति है, या क्या डर है, क्या भय है। तो मैं उस डर और भय से निकलकर मैं अपनी भाषा और संस्कृति के अस्तित्व के लिए अपनी नींव खुद बनाने लगी। क्योंकि मैंने देखा समाज के सब वर्गों से मतलब लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति से समझौता कर लेते हैं। और वो इसके कई अर्थ लगाए जा सकते हैं कि आप विरोध सहन नहीं कर सकते, आप लोगों के तर्कों का जवाब नहीं दे सकते, या आप में वो दम नहीं है कि आप अपनी भाषा और संस्कृति के साथ एकजुट होकर खड़े हो सके। तो मैंने उस एकजुटता के साथ अपनी भाषा और संस्कृति को बूंद बूंद सहेजना शुरू किया, और उसके साथ मैं राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हूँ। क्योंकि हर समाज, हर समुदाय की अपनी अपनी भाषाएं हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार भर के आदिवासी जो समाज है, ट्राइबल समाज है, उनकी अपनी अपनी मातृभाषाएं और बोलियां हैं। वो मातृभाषाएं और बोलियां ही उनकी अस्मिता है, उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनका इतिहास है, उनकी परंपराएं है, उनका रीति रिवाज है, उनका मूल जीवन आधार है। और वो मूल जीवन आधार उनकी अपनी मातृभाषाओं और बोलियों में ही है। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस भी मनाता है। इसका हम 28 साल से मनाते आ रहे हैं। और 28वें साल में जो आदिवासी दिवस हुआ, उसकी थीम यूएनओ ने दी है कि विश्व आदिवासी दिवस, या परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। क्योंकि आदिवासी महिलाएं या आदिवासी समाज मात्र सत्तात्मक व्यवस्था से संचालित रहते हैं, या महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। ये कबीलाई समाज है, लेकिन इसमें अन्य धर्म संस्कृतियों के प्रभाव से अब इसमें पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था भी आने लग गई है। वैसे ही मतलब चीजों को स्वीकार किया जाने लगा। लेकिन फिर भी काफी हद तक आज भी महिलाएं बहुत कुछ करती है आदिवासी समाज की। आप लोग बखूबी जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और पूरे देश भर में देख रहे हैं। और अभी वर्तमान में तो सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी आदिवासी समाज की, संथाली समाज की है, जो हमारी महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। जिस देश में आदिवासियों के अस्तित्व को वनवासी कहकर नकारा जाता रहा है, आदिवासी के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना हम सबके लिए बेहद गर्व की बात है। और यह भी सिद्ध करता है कि भारत में भी आदिवासी रहते हैं, और आदिवासियों का मूल जो पहचान है, जो अस्तित्व है, वो उनकी बोली भाषा ही है। जैसे मैंने संथाली समाज से कहा, तो हमारी जो राष्ट्रपति है, उनकी अपनी भाषा संथाली भाषा है।
उसी प्रकार मैं कहती हूँ कि जैसे गौंड समाज की गोंडी भाषा है, भील समाज की भीली भाषा है, वैसे मीणा समाज की मीणी भाषा है। क्योंकि हमें जो भाषा मिलती है, जो हमें जो विरासत मिलती है, हमें जो ज्ञान परंपरा मिलती है, वो हमारी दादी नानी माँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी सदियों से उस ज्ञान परंपरा को सहजती लाई है। और वो ज्ञान परंपरा समय और संस्कृतियों के प्रभाव से थोड़ी बदलती है, थोड़ी प्रभावित होती है, लेकिन आज भी उसमें मूल जो शब्द है, मूल जो अर्थ है, वो आज भी बचे हुए हैं। और मैं उन्हीं शब्दों, उन मूल अर्थों या मूल बीजों को सहेजने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि पूरे समाज की अस्मिता और संस्कृति को स्थायी रूप से स्थापित किया जा सके। वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी वो एक धरोहर के रूप में या पूरे राष्ट्रीय संपदा के रूप में उसको इकट्ठा किया जाना बेहद जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने, सचमुच। अब हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आ रही हैं और महिला हैं, और उसमें भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आदिवासी समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज रहा है, और जो मूल धारा से आदिवासी समाज को सदैव एक किनारा दिया जाता रहा है, उसे भी आज उस किनारे को भी बीच में स्थान मिल गया है, प्रमुख स्थान मिल गया है, तो सर्व प्रमुख स्थान मिल गया है। अभी बात हो रही थी जो आदिवासी संस्कृति की, तो मुझे एक जिज्ञासा मन में आई कि जो वाचिक साहित्य है, मौखिक साहित्य है, वह आदिवासी साहित्य की कह लीजिए कि जो पारंपरिक जो धारा रही है, उसमें वाचिक साहित्य का ही प्राधान्य रहा है। तो अब जबकि मेरी भाषा में आप स्वयं ही लिख रही हैं, तो मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि वाचिक साहित्य से वह लिखित साहित्य कितना प्रेरित और प्रभावित हो रहा है। आपने बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया। वाचिक साहित्य से लिखित साहित्य कितना प्रभावित और प्रेरित हो रहा है। तो जब साहित्य की बात उठ रही है तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो भाषा है, जो साहित्य है, वो एक तरह से 4 प्रकार का है। 4 प्रकार में पहला आंगिक भाषा कहेंगे, फिर चित्रलिपि भाषा कहेंगे, फिर लिखित भाषा, और चौथा रहेगा मौखिक या वाचिक परंपरा। आप इसको साहित्य का नाम भी दे सकते हैं और भाषा का नाम भी दे सकते हैं। हर भाषा आंगिक, चित्रलिपि, लिखित और मौखिक दौर से गुजरती है। और जो मौखिक परंपरा है, वो मौखिक परंपरा सदियों पुरानी विरासत का बहुत अकूत ज्ञान भंडार है, जिसको एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी से सहेजा जाता है, और ये सदियों पुरानी परंपरा है। और मैं तो कहना चाहूंगी कि संसार के ज्ञान की जो प्राचीन धाराएं हैं, या संसार के ज्ञान की जो चाबियां हैं, उस ज्ञान भंडार को खोलने की चाबियां, वो आदिवासी भाषाएं और बोलियां हैं। क्योंकि संसार का जो प्राचीन ज्ञान है, वो आदिवासी भाषाओं और बोलियों में ही छुपा हुआ है। आज तक इन भाषाओं और बोलियों पर अकादमिक जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि जो वर्चस्ववादी भाषाएं हैं या जो संस्कृतियां, सिर्फ उन्हीं पर कार्य हुआ है। इसीलिए आदिवासी भाषाओं और बोलियों की हमेशा अवहेलना होती रही है। लेकिन आज आदिवासी समाज जागृत होने लगा है, वो समझने लगा है कि उनकी अस्मिता और संस्कृति और इतिहास, उनका पुरखा परंपराएं और ज्ञान, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनका जीवन दर्शन, सब कुछ आदिवासी भाषाओं में है। और जब तक उन भाषाओं का संरक्षण नहीं होगा और उन संरक्षण करने के लिए उनको लिखित रूप में नहीं लाया जाएगा, तो वो ज्ञान परंपरा हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सहज नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि आदिवासी भाषाओं और बोलियों के ज्ञान को, या उनके पुरखों की विरासत को, या वाचिक या मौखिक जो परंपरा है, उस परंपरा को लिखित रूप में लाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन कार्य है। वाचिक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब गाकर या सुनकर पीढ़ियों द्वारा कई सैकड़ों सालों से वो ग्रहण की गई है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, वो कई भाषाओं का एक साथ मिश्रण उपयोग करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, वो अंग्रेजी भी कर रहे हैं, हिंदी भी कर रहे हैं, पंजाबी भी कर रहे हैं। तो उसको कई वर्जन आ गए, इंग्लिश आ गया, टिंग्लिश आ गया, पिंग्लिश आ गया, पता नहीं कौन कौन से वर्जन आ गए। तो उनकी मूल भाषाएं कितनी बच पाएगी, सोचिए। वो खुद नहीं जान पाते कि वो
क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या उनकी अपनी मूल भाषाओं के क्या अर्थ है। लेकिन हम, हमारी और आपकी जो पीढ़ी है, ये मध्य वाली कड़ी है। ये मध्य वाली कड़ी बुजुर्गों से भी जुड़ी है और नई पीढ़ी से भी जुड़ी हुई है। कुछ, बहुत कुछ इसके पास धरोहर है और ये सीख सकती है, जान सकती है, सहेज सकती है। इसलिए ये ही पीढ़ी बचा सकती है उस मौखिक परंपरा को या वाचिक परंपरा को या पुरखोती ज्ञान परंपरा को सहेजने का कार्य ये बीच वाली पीढ़ी काफी बेहतर तरीके से कर सकती है, क्योंकि इन्होंने उस जीवन को देखा है, अपनी दादी नानी माँ को जीते हुए, भोगते हुए, उनको मतलब उनके जीवन का जीवंत अनुभव हम सबने किया है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि उस वाचिक और मौखिक परंपरा को हम लिखित रूप में लाएं, क्योंकि संसार का जो सबसे प्राचीन ज्ञान है वो इसी वाचिक और मौखिक परंपरा में है। अकादमिक दुनिया जिसको लोक या फोक कहती है, आदिवासी साहित्य उसको पुरखा साहित्य या ऑरेचर या वाचिक साहित्य कहता है। क्योंकि जो लोक साहित्य है वो लिया तो समाज से ही है, हर वर्ग से, हर समाज से, लेकिन उसको शुद्ध या परिष्कृत या उसको काट छाट करके उसको एक बनावटी रूप दिया गया है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्वच्छंद झरनों और नदियों की धाराओं को देखना है, स्वच्छ वातावरण को देखना है, जीवंत जीवनानुभवों का दर्शन करना है, तो आपको अपनी मूल भाषा बोलियों के साहित्य को उसी रूप में सहेजना होगा, न कि लोक या फोक वाली भाषा शैलियों में। आप अपनी भाषा शैलियों, अपनी मातृभाषाओं में, अपनी बोलियों में उनको सहेजेंगे तो आप जीवन के अमृत से रूबरू होंगे। क्योंकि ये जो गीत परंपराएं हैं या जो पुरखा परंपराएं हैं, ये कथा है, कहानियां, लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, पहेलियां हैं। मैं बताना चाहूंगी, जैसे मेरी भाषा की बात की, वाचिक परंपरा की, मेरी भाषा की जो वाचिक परंपरा में है कम से कम 15 बोलियां हैं। इसमें राठी है, माड़ी है, जगरोटी है, ये सतवारी है, पचवारी है। मैं जिसमें लिख रही हूँ वो ढूंढाड़ी है, जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र। अब देखिए इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़, ढूंढ नदी का जो क्षेत्र है या ढूंढ के बहाव का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है, और उस क्षेत्र के आसपास की बोली ढूंढाड़ी बोली है। और उसी ढूंढाड़ी बोली में मैं लिख रही हूँ, उसी बोली को मैं सहेजने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे मैं इसका थोड़ा सा एक उदाहरण बताना चाहूंगी। 4 दिशाएं हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं, तो ढूंढाड़ी मीनी में हमारे बोलते हैं अगुणी आथुणी धूजी अरलंका। शायद आपके भी यहाँ मूल बोली में कुछ इसी तरीके के नाम होंगे, अगुणी आथुणी धूजी और लंका। और मेरी दादी और नानी से और माँ से मैंने एक, पहले बचपन में समझ में नहीं आती थी लेकिन आज बिल्कुल समझ में आती है। वो कहती है अगुणी आथुणी का धनी पहली सगड़ा को भलो कर जो, पाचमा को कर जो। अगुणी यानी सूर्य, आथुणी यानी चंद्रमा। अगुणी यानी जो सूर्य पूरब की दिशा में जो उगने वाला या सूर्य उदय करना है, दिन करने वाला। और आथुड़ी यानी रात लाने वाला या रात में आपको देखने वाला। तो सूर्य चंद्रमा से प्रार्थना करती है कि हे सूर्य, हे चंद्रमा, पहले सबका भला करना, बाद में मेरा करना। तो ऐसी जो थेरी है, ऐसा जो दर्शन है, वो बड़े बुजुर्गों में मिलेगा। आज के लोगों में नहीं कि वो अपने लिए घंटे ताबीज बांधे, पूजा पाठ करे और सिर्फ अपने लिए मनोतियां मारे। वो मनोतियां नहीं है, वो पनौतियां है। मनोतियां वो है जो साफ स्वच्छ दिल से सबके लिए की जाती है और बराबर से की जाती है, और उसका कोई प्रतिफल नहीं मांगा जाता। तो ये बड़े बुजुर्गों की जो ज्ञान परंपरा है, जो बोली भाषा, उसी में आपको निश्चल और निष्पाक रूप से मिलेगा। बाकी और भाषाओं में उसका कुछ काट छाट करके उसको कुछ अलग रूप में दर्ज किया गया। तो मैं चाहूंगी जैसे लिखित रूप में अगर ये मौखिक साहित्य को सहेजा जा रहा है तो उसको उसकी मूल जो उच्चारण है, मूल जो लिखावट है, उसको उसी तरीके से लिखा जाए। अगर लिखा हुआ भी है तो उसको उसी रूप में पढ़ा जाए। अगर पढ़ा नहीं जा रहा है तो अपने बड़े बुजुर्गों से उस चीज को आप खुद उच्चारित कीजिए, तो वो सही उच्चारण करके वो बताएंगे। उनको अक्षर ज्ञान नहीं है लेकिन उनके पास ज्ञान का अपार भंडार है। हम जो उच्चारण नहीं कर पाते, हम जो सुर नहीं साध पाते, वो ऐसे वो गाते नाचते कुछ काम करते करते, मतलब कुछ भी करते करते वो उन सुरों को ऐसे बड़े आसानी से सहज तरीके से साध लेते हैं कि पता ही नहीं चलता जीवन में कब सुख आ रहा है, कब दुख आ रहा है, कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, और जीवन अपनी ताल से, अपने सुर से, अपनी गति से बढ़ता चला जाता है।
और इसकी कोई सीमाएं नहीं है, और ये अनंत है, और ये सबके लिए अपार है। तो ये जो वाचिक परंपरा है या मौखिक परंपरा है, ये अकूत भंडार है ज्ञान का। इसको सबको सहेजना चाहिए। मीणी भाषा की जो गीत गायन की शैलियां, वो कम से कम 2530 के आसपास शैलियां, शायद किसी समाज में इतनी शैलियां नहीं होती होगी। इसमें कुछ के नाम मैं बताना चाहूंगी, जैसे ढांचा है, सुड्डा है, पद है, दंगल है, जिक्री है, कन्हैया है, सुड्डा है, साकी है। शादी ब्याह के तो इतने अनंत गीत है। मैंने अपनी बुक में कम से कम 75 परंपराओं के नाम देकर उनके जो गीत मिले हैं, वो गीत के छोटे छोटे अंतरे उसमें डाले हैं। और इतने, आज भी पुरुष क्या, महिलाएं भी दंगल ढांचा गाती है, रसिया गाती है, फागुरिया गाती है, लांगुरिया गाती है, जो पर्व विशेष के अनुसार गाए जाते हैं। आज भी हमारे समाज की कई महिलाएं हैं जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा, क्या 2 कदम आगे चलकर ये गीत गायन की शैलियां करिए। एक लाली मीना गोठड़ा है, यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो मतलब इतने तरीके से वो गाती है, रसिया गाती है, पद गाती है, दंगल गाती है, ढांचे गाती है, हर तरीके की गीत विधाओं में वो पारंगत है। लेकिन पुरुषवादी समाज जब हावी हो जाता है, तो ऐसी कलाओं पर काफी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। बीच में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था समाज के द्वारा कि इसमें समाज की महिलाएं या महिलाएं कुछ गलत कार्य करती है, या इन महिलाओं पे लोग पैसे फेंकते हैं, या गुटखे पान तंबाकू फेंकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, गुटखे पान तंबाकू खाता कौन है, उनको प्रतिबंधित कीजिए ना। जो फेंकने वाला है उसको प्रतिबंधित कीजिए ना। कलाओं को क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं आप? अपनी मातृभाषा बोली संस्कृति को क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं? बल्कि उनको स्वच्छंद रूप से गाने दीजिए। वो आपको नहीं, आपके पुरखों की पूरी विरासत को सहेज के लाई है, और उनमें इतना दमखम है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद एक मंच पर लाखों की भीड़ में गा सकती है, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि आज हम महिलाओं को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती है। वो महिलाएं अपने मौलिक ज्ञान के माध्यम से, उन्होंने कहीं किसी स्कूल कॉलेज में या किसी प्रशिक्षण संस्थान में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, सिर्फ अपने माहौल से सीखकर उस ज्ञान परंपरा को वो आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही बहुत सारे पुरुष हैं हमारे समाज के जो गीत गा रहे हैं। वो एक पुराने गायक कलाकार है प्रताप मीणा चारणवास। मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि उनकी जो गीत गायन की शैली है वो आज के गायक कलाकारों में नहीं है, क्योंकि समय परिवेश के अनुसार वो भाषा शैली में थोड़ा बदलाव आ जाता है, और वो बदलाव के अनुसार हमारी टोन भी बदल जाती है। तो वो जो गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं, इतना रसीला गाते हैं कि आज भी उसमें झूमने लग जाते हैं। और जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल में मैंने इस गीत विधा या वाचिक परंपरा को सहेजने का बहुत एक तरह से मेरे लिए कोरोना वरदान साबित हुआ कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास किया। मैं जहां तक पहुंच पाई वहां तक पहुंची, और उनसे जाकर वो जानकारी इकट्ठी की। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने संपर्क किया काफी लोगों से, जहाँ नहीं पहुंच पा रही थी या जो लोग नहीं बता पा रहे थे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी मिल पाई उसको बूंद बूंद सहेज कर मैंने इसको लिखित रूप में लाकर अब तक मेरी 2 पुस्तकें आई है वाचिक साहित्य पे। तो आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी उनके बारे में। जी विभा जी। भारतीय संस्कृति का जो मूल दर्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपने उसी दर्शन को मीणी भाषा में बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति का जो मूल दर्शन है वह भारत की हर संस्कृति में, हम कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है। हर संस्कृति में हमें भारतीय संस्कृति की सुगंध प्राप्त होती है। अभी हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी मीणी भाषा में लिखी हुई, जैसा कि आपने कहा कि आप ढूंढानी में लिखती हैं, कोई रचना आपके आसपास है, तो वो कृपया आप प्रस्तुत करें, ताकि हम लोग उस भाषा को सुनने का आनंद प्राप्त कर सकें। और रचना को पढ़ने के बाद आप उसका भावार्थ भी बताइए, ताकि हम लोग समझ भी सकें कि आपका स्वर जो है वह आज विश्व साहित्य में किस प्रकार से पहुंच रहा है। जी बाजी, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मेरी मन की बात अपने आप ही कह दी। मैं कुछ सुनाने का प्रयास करूंगी। मैंने अपनी भाषा और संस्कृति के लिए जो प्रयास किया, तो मैं अपने आप को, जैसे आपने खेत में बजूका देखा होगा,
खेत में जो बजुका लगा रहता है, घास फूस से, कपड़े से बना हुआ एक पुरुष या महिला जैसी एक प्रतीक चिन्ह बना दिया जाता है। तो वो खेत की रक्षक के रूप में तैनात किया जाता है कि रात को कोई जानवर या कोई इंसान उस खेत की कोई मतलब नुकसान ना कर जाए। तो मैंने अपने आप को अपनी भाषा, मीणी भाषा और मीणा समाज और संस्कृति और उसकी अस्मिता के लिए अपने आप को बजुकी घोषित किया है, और बजुकी के रूप में एक कविता लिखी है, मैं बजुकी छू। तो बजुकी वाली कविता ही सुनाना चाहूंगी मैं आपको। और ये मीणा ब्याह गीत गाल संसार पुस्तक में पहली वो कविता ही है इसके अंदर, और फिर बाद में गीत गाल है। ये ढूंढाड़ी बोली में है, मीणी भाषा की जो बोली है, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र। इसमें मैं बजुकी छू, मीणी भाषा और संस्कृति के लारे लारे, मूर्खों का बीतेड़ा काल की रुखाड़ी में, कलम सु तमास्त्या के सामने गेलो बनाती चाल रही छू। गेला की लीकटी में माई बोली भाषा का देसी बीज बखेरती बखेरती, पुरखा बड़का का गीत गाती, खेत क्यार नदी डूंगर जंगल और ऐतिहासिक धरोहर में गीत गाती चाल रही छू। बड़का की भाड़ ही कबीलाई गणवीरा की पहचान बनाती लाई छे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बड़का बोकोती सबूत छे। आदिवासी नगरी की बाकी पहचान गण चिन्ह धराड़ी और जीव जंदावरा के साथ खेती किसानी और व्यापार की, गण कबीला और सरदार और सगला ने जनबाड़ी मातृशक्ति की, चूल्हा चाकी सपील और चौतरिया चौबारा का मांडना, बड़ी बूढ़िया का डील में गुदायड़ा गोदड़ा, जिया फूल पत्ती बेल पेड़ मोर बिच्छू तितली बीजनी पणियारी सातू बेणा घेवर, तीन टीकी पांच टीकी और दांता में धराएड़ी चूपा, घनी सुहावनी लागे छी बे सगली मोटियारी ना। संसार की सबसे जबरी सभ्यता की आज भी गाथा सुनारी छे। धरती आकाश पानी आग भाड़ और जंगल नदिया डूंगर खाड़िया खेत और रामा में आदू मंथा की सेनानी छे। जबरी बेन सकेल राख मेली छे। मैं बजुकी छू मीणा समाज की, मीणी भाषा और संस्कृति के लारे लारे, पुरखों का बीतेड़ा काल की, रुखाड़ी में कलम सु तमास्त्या के सामने गेलो बनाती चाल रही छू। गेला की लिकटी में माई बोली भाषा का बीज बखेरती, देसी बीज बखेरती बखेरती, पुरखा बड़का का गीत गाती, खेत क्यार नदी डूंगर जंगल और ऐतिहासिक धरोहर में गीत गाती चाल रही छू। मैं बजुकी छू सगड़ा आदिवासी समाज की, मैं बजुकी छू देश का आदिवासी समुदाय की, पहचान कतानी देश की जनगणना में आदिवासी ट्राइबल कॉलम की पुरजोर मांग करवाड़ी। मैं बजुकी छू सगड़ा आदिवासी समाज की, मैं बजुकी छू, मैं बजुकी छू। इसका मूल अर्थ यही है कि मैं अपने संपूर्ण आदिवासी समाज की एक रक्षक प्रतीक हूँ, और उसकी भाषा संस्कृति और अस्मिता के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी मीणी भाषा और संस्कृति के साथ अपने पुरखों की जो विरासत है या पुरखों की जो परंपराएं हैं या जो वाचिक परंपरा है उसको सहेजती सहेजती, चाहे नदी आए चाहे डूंगर आए चाहे पहाड़ आए चाहे जंगल आए, वहां सब जगह मैं उसको सहेजती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन अब इसमें रम गया है, और मैं जहाँ कहीं भी रहती हूँ ये मेरे दिल में अंदर गुदगुदाती रहती है। अभी मैं जम्मू कश्मीर गई, वहां पर भी अपने आप गीत निकलने लगे अपने आप, जैसे पहाड़ से स्रोते फूटते हैं और नदियां बह निकलती है, उसी तरीके से जहां भी मैं जा रही हूँ अपने आप ही जैसे टावर मिल जाता है, तो वो मेरा टावर पुरखों से मिल चुका है। और वो अनंत धाराएं अपने आप, जब जो भाव धारा निकलती है वो इन गीतों के माध्यम से फूट पड़ती है। इसीलिए मैंने अपने आप को बजुकी के रूप में इस कविता में पिरोया है। जी। हीरा जी, हर संस्कृति का अपना खान पान होता है। हम लोगों ने जी वेशभूषा की बात की, और आप जी आज जिस वेशभूषा में आई उससे हम लोगों को मिनी संस्कृति की वेशभूषा का पता चल रहा है। मैं जानना जी जी। चाहती हूँ कि खान पान की क्या स्थिति है, मिनी संस्कृति का मुख्य भोजन क्या है, और किसी खास अतिथि के आने पर क्या परोसा जाता है मुख्य रूप से। ये बहुत अच्छा गीत मतलब सवाल पूछा आपने। खान पान के ऊपर, खान पान पे बहुत सारे गीत भी हैं और गाड़ियां भी हैं। तो आप गीत सुनना चाहेंगे या गाड़ी सुनना चाहेंगे?
दोनों चलिए ही, मैं दोनों क्योंकि दोनों ही जी जी मिथिला में भी जब समधी भोजन करते, बारात का भोजन होता है तो गाली गाकर प्रस्तुत किया जाता है, और गाली में बोला भी जाता है कि समेत जी जी गीत सुनब की गैर हम सब करे छी पूछे, आकि डाहकन सुनब बेटा के ब्याह में। तो आपने मुझे वही गाना याद करा दिया अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ जी। अब जैसे बड़े ज्यादातर ये खेती और पशुपालन पर आधारित जीवन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग बड़े बुजुर्गों ने अपने गीतों को ढाला है प्रकृति परंपरा में। तो बड़े बुजुर्ग खेत पे चले जाते हैं, घर पे जो जवान लोग रहते हैं जो घर का भी काम कर लेते हैं, फिर जाके खेत का भी संभाल लेते हैं, टाइम से खाना भी बनाते हैं। बड़े बुजुर्ग खेत से लौट रहे हैं तो उनको कुछ अलग सा एहसास होता है, तो वो गीत के माध्यम से मैं सुनाना चाहूंगी कि जब कोई मेहमान आता है तो क्या बनता है घर में। मारी पोली में कुण बैठो बोली आवा पावना किसी, बांस आवे सावड़ा किसी, मारी पोली में कुण बैठो बोली आवा पावना किसी, बांस आवे सावड़ा किसी। वो कह रहे कि हमारे घर के जो अहाता है उसमें कौन बैठा हुआ है और चावल की बड़ी खुशबू आ रही है। बांस यानी खुशबू बोलते हैं और दूसरे अर्थ में कुछ और ले लेंगे तो जब भी मेहमान आता है तो हमारे चावल फुलके जरूर बनते हैं, दाल चावल फुलके। अगर समय है तो फिर दाल बाटी चूरमा बनता है, नहीं ये फटाफट बन जाते हैं तो दाल चावल फुलके तो जरूर बनते हैं। और जो खाद्य पदार्थ है स्पेशल, वो बाजरा मक्का और ज्वार या जौ, इन सब की राबड़ी या दलिया बनता है, जिसको गाढ़ी छाछ में डालकर बहुत अच्छे से मिलाकर और इसको बहुत मजे से खाया जाता है। और गर्मियों का तो ये अमृत है ही, बड़े बुजुर्गों के लिए रामबाण है कि उनकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है इस खाद्य पदार्थ को खाने से, क्योंकि ये काफी पौष्टिक भी होता है, सुपाच्य भी होता है और काफी अच्छा भी रहता है। इसमें एक गाड़ गीत है हमारे, ठाडी ठाडी छाछ मका को दड़ियो, ठाडी ठाडी छाछ मका को दड़ियो, कैया मारो रस बड़े को यार बना, चमनी बजेगी बात बना। अब इसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों शब्द शक्तियां हैं, इसको आप कई अर्थों में समझ सकते हैं इस गीत को। एक महिला या एक बयान सखी एक दूसरे को कह रही है कि ठाड़ी ठाड़ी छाछ और मक्का का दलिया, जो मतलब कितना ही खाना खा लो छाछ दलिया खाने का मन कर ही जाता है। वो कह रही है कि इतनी बढ़िया स्वादिष्ट छाछ राबड़ी है, लेकिन मेरा प्रिय या मेरा पति या मेरा प्यारा घर पे नहीं है तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यानी उसके गले में भी नहीं उतर रही। तो सोचिए ऐसा पेय पदार्थ जो आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन आपका जब प्रिय घर पर नहीं है तो वो आपको नहीं खाई जाएगी। तो आदिवासी समाज में जो प्यार और समर्पण है जो बहुत जबरदस्त है, कि वो अपनेपन के साथ ही चाहे रूखी सूखी खा ले लेकिन अपनों के साथ बैठकर खाते हैं तो वही अमृत लगता है। इसमें जैसे चमनी बजगी बात बना, वही इसमें यौन संबंधों का भी आप जानकारी ले सकते हैं। या आदिवासी समाज में जो गौड़ गीत गाए जाते हैं उसमें जो यौन शिक्षा है वो भी काफी बेहतर तरीके से दी जाती है। इन प्राकृतिक माध्यमों से, चाहे वो खान पान के हो, चाहे फल फ्रूट हो या सब्जियां हो, उनको संबोधित करते हुए इन शारीरिक संबंधों को काफी बखूबी समझाया जाता है। और विशेष बात यह है विभाजी कि हमारे मीणा समाज में ये गाड़ गीत महिलाएं करती है, और शादी ब्याह या विदाई के अवसर पर खासतौर से दोनों सगे संबंधी जब मिलते हैं महिला और पुरुष, इसमें सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही नाच कूद करके गाड़ गीत गाए जाते हैं और बेहद बिंदास तरीके से, खुले आम तरीके से, और कोई पुरुष उनके आगे कुछ बोल नहीं सकता, या मतलब जैसे कटाक्ष कर देते हैं। आप यहाँ महानगरों में कहीं से भी निकल जाए आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन कोई मजाल नहीं कि उन महिलाओं को कोई उंगली भी करे या कुछ कह पाए, और कहेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा सबका, क्योंकि वो महिलाएं इतनी बोल्ड, इतनी बिंदास है, खुली हुई है, और वो अपनी संस्कृति के साथ काफी बखूबी मजबूत रूप से खड़ी हुई है। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे जो गीत है, हमारी बोली भाषा है, ये हमारी सबकी ऊर्जा है, जीवन की अनंत ऊर्जा है। हम जैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है,
लेकिन इस दर्पण को या इस समाज को मानवीय बनाने के लिए आपको इनकी भाषाओं और बोलियों को सहेजना होगा। या समाज का जो मानसिक उपचार है वो ये मातृभाषाएं और बोलियां हैं, या मातृभाषाएं बोलियों का जो वाचिक साहित्य है ये मानसिक वादियों का उपचार है। आज जो समाज में काफी विसंगतियां देखने को मिल रही है, ये इसी कारण है कि हम अपनी जड़ों से टूटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, बिछुड़ते जा रहे हैं, और अपनी मूल परंपराओं को छोड़कर हम अपने अस्तित्व की भटकन में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक के लड़खड़ा जाते हैं, और फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए हमें चाहे कितने ही पढ़ लिख जाए, किसी भी पद पे चले जाएं, लेकिन अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ाव रहना चाहिए, ताकि हम जीवन के अमृत से रूबरू हो सके और पुरखों की जो अनमोल अनुभवों की विरासत है उस विरासत को अपने जीवन में सहज पाए, और आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन संघर्षों के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में देके जाए, ताकि उनके जीवन में जो भी कुछ आए उनका सामना करते हुए एक बेहतर जीवन जी पाए। जी विभा जी। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है वो मुझे लगता है जी किताबों में नहीं मिलती है, तो मैं आप हाथ आई है तो पूछ लेती हूँ। आपने हाँ हाथ जी। में जो एक जेवर पहना है वो कंगन जी जैसा है पर कंगन नहीं है, उसमें जी। जी धागा लगा है और धागे से वो बंधा है। मैं जानना जी। चाहती जी हूँ कि मिनी संस्कृति में कौन कौन से प्रमुख जेवर हैं और उनका क्या महत्व है। बिल्कुल। ये मीना संस्कृति का प्रमुख जेवर है। इसमें इसको पोंछी बोलते हैं, और ये सिर्फ ये धागे से बंधा हुआ है। इधर से ये धागा है, इसको लपेट के ऐसे ही बांधा जाता है। ये इसका बोर है, इसको थोड़ा इसके अंदर से डाल के, ये गोल सा बना हुआ है इसका हुक टाइप, इसमें डाल के। ये पोंछी है, ये कड़ा है। आगे मासे और आते हैं। यहाँ एक नौगरी आती है, फिर बंगड़ी आती है, 4-5 आइटम रहते हैं। हमारे लाख के चूड़े का इतना प्रचलन नहीं था पहले, चांदी वाले गहनों का ही प्रचलन था, लेकिन अब पहनने लग गए हैं सब लोग। और गले में ये जंतर पहना जाता है। जंतर, और जैसे अपनी मातृ शक्तियों की जो एक प्रतीक चिन्ह होता है, ये जैसे अपने 7 बहनें जो मानते हैं, ये भील समाज में, गौंड समाज में और मीना समाज में भी मानी जाती है, और समाजों में मानते हैं 7 बहनियां या 7 बहनें, उनका ये प्रतीक चिन्ह है। और अपने प्रकृति और पुरखों को मानने की परंपरा प्रमुख रूप से है आदिवासियों में। तो हमारे बड़े बुजुर्ग गले में एक पातड़ी पहनते हैं, वो अपने पूर्वजों के नाम की पहनते हैं। वो पूर्वजों को साथ में लेके चलते हैं। और विशेष रूप से हमारे जो महिलाएं हैं गले में हंसली भी पहनती है, कानों में ये ऐसे ऐसे झुमके भी पहनते हैं, बाटे भी पहनते हैं, झाला भी बोलते हैं उसको, झपझपी भी पहनते हैं। इस तरीके से अब वो प्रचलन कम हो गया है। वक्त के अनुसार सब चीजें बदल गई, लेकिन अब वापस से ये ट्रेंड आने लग गया है, क्योंकि सबको पता है यही हमारी अस्मिता है और संस्कृति है और यही पहचान है। तो इसको सहेज के रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना पहचान के, बिना वजूद के या बिना जड़ों के कोई पेड़ या कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, और जड़ें तो हमें बचा के रखनी ही पड़ेगी। आपकी बातों से मुझे अपनी संस्कृति भी याद आ रही है, क्योंकि हमारे जी यहाँ भी पहुंची, आपने कहा ना आगे भी होता है पीछे भी, जी तो अगेली पछेली बोलते हैं, वो भी पहना जाता है। हंसली भी जी पहनी जी जाती है। और जी जी कान जी। में जिस तरह से का आपने बताया, हमारे यहाँ लोयर बोलते हैं। तो मुझे हाँ लगता है हाँ। कि भारतीय संस्कृति का जो लोक पक्ष है वह विभिन्न जी समाजों में, विभिन्न संस्कृतियों में काफी मिलता जुलता है। जी मैं जी जी ये जानना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से ढूंढानी भाषा में लिख रही हैं, लेकिन जी संपूर्ण मिनी संस्कृति की अस्मिता के लिए आप प्रयासरत हैं, तो जी एक ऐसी समाज में पहचान है कि जो मीना समाज है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक बड़े आईएएस हैं, प्रोफेसर हैं, और लोग ऐसा समझते हैं कि ये आदिवासी कभी थे, अब तो ये बहुत पॉश एरिया में रहते हैं, बहुत हाई सोसाइटी में रहते हैं, बहुत हाई क्लास हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि अस्मिता की बात, अस्मिता के लिए जूझ रहे हैं, तो ये इतना बड़ा गैप क्यों दिखाई दे रहा है मीना समाज में। देखिए, ये काफी बड़ी विडंबना है और सच भी है जो आपने कहा कि मीणा समाज पढ़ा लिखा है और अच्छे पदों पे भी है, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं, सब लोग तो नहीं है ना। मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान में आदिवासियों के रूप में पहली आबादी के रूप में है मीणा समाज, राजस्थान के तौर पे, और पूरे देश भर के आदिवासियों में 5वें नंबर पे आता है, और पूरी जनसंख्या में 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो सोचिए, उस 1 करोड़ की आबादी में अगर पढ़ा लिखा वर्ग कुछ पदों पे पहुंच गया तो वो बहुत ज्यादा है क्या।
और आदिवासी समाजों को देखिए, शिक्षा के द्वार तो उन तक पहुंचे ही नहीं, तो वो कैसे पहुंचेंगे। मीणा समाज राजधानी के आसपास रहता है और काफी संघर्षशील समाज है, और आपको पता है अस्तित्व के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है हर समाज, हर समुदाय को, खास तौर से जनजाति समाज को विशेष तौर से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और हमारे जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग है वो बहुत मेहनती हैं, और आपको पता है आईएएस ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, रात दिन झोंकने पड़ते हैं, सब कुछ त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके बनता है। नहीं हर कोई बनना चाहता है, हर कोई नहीं बन पाता, उसमें कुछ ही लोग बन पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी, जिस मीणी भाषा के लिए मैं काम कर रही हूँ वही वो मीणा समाज है जिनको आज तक नहीं पता कि उनकी भाषा को मृत भाषा के रूप में दर्ज किया गया। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आदिवासियों का अस्तित्व नकारा जाता है। ये वो ही नकारने का कारण है कि कुछ आईएएस बन गए तो हमारे आदिवासी होने के अस्तित्व को भी नकारा जा रहा है। क्यों? क्या एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुख्य धारा में शामिल होइए, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप तो बन गए, आप नहीं है। तो आदिवासी बनाया नहीं जाता, ये आपको पीढ़ियों से विरासत में मिली है सौगात। क्योंकि जो इस देश के मूल बाशिंदे रहे हैं, जिनके कबीलाई गणराज्य रहे हैं, जिनके पुरखों ने शासन किया है, जिनकी कबीलाई व्यवस्था थी, वो लोग ट्राइबल या जनजाति के रूप में घोषित किए गए थे। और उन्हीं लोगों ने, जो यहाँ कई हुकूमतें आई, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, उन सबका विरोध किया था, जमकर विरोध किया था, नाको चने चबवाए थे। इसीलिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में सिर्फ जनजातियों को या ट्राइबल समाज को ही डाला गया, और किसी समुदायों को क्यों नहीं डाला गया। मेरा उन्हीं वर्गों से सवाल है कि मीणा समुदाय को डाला गया, फिर उन लोगों को क्यों नहीं डाला गया। क्योंकि मीणा समुदाय ने भी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के आसपास कई क्षेत्रों में शासन किया था। मेरे खुद के, मतलब मैं जिस गोत्र से हूँ, चांदा गोत्र से हूँ, मेरे अपने गोत्र के जो, जैसे मैं ये लेखन से जुड़ी, पुरखोत्ती परंपरा को सहेजने से जुड़ी, तब मुझे पता चला कि राजा आलन सिंह की 22 पीढ़ियों ने जयपुर के खोगंग में शासन किया था, लगभग 200 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। सोचिए 1000 साल पहले, 1000 साल तक 22 पीढ़ियों ने शासन किया, और आज भी उनके महल है, उनके मंदिर के अवशेष है, परकोटे के अवशेष है, और बावड़ियां है 5-5 मंजिला धरती के अंदर। आज जो हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, उपाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले वो अवशेष छोड़े हैं कि आप जल को इस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। 5 मंजिला बावड़ी है, उस बावड़ी में आज भी प्राकृतिक जल आके इकट्ठा होता है, और वहां रहने वाली आबादी वहां काफी अच्छे से उसका उपयोग कर रही है। 2 बावड़ियां बनी हुई है। ऐसे ही जो जयपुर में नाम मैं बताना चाहूंगी, झोटवाड़ा है, सोडाला है, जामडोली है, गेटोर है, ये लूणियावास है। फिर आप इधर चले जाइए, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये राजसमंद, इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी है, लेकिन छुटपुट रूप में। बाकी और जो पहले नाम मैंने बताया, यहाँ ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र रहा है, और ये मीणाओं के नाम से, ये बूंदी तो बूंदा मीणा के नाम से बसा हुआ है, आज भी बूंदा मीणा के नाम से ये। लेकिन अब जो स्वर्ण जातियां है वो विरोध करने लगी है कि नहीं जी, उनके नाम से नहीं था, ये तो गलत तरीके से हो गया। काफी विरोधी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आदिवासियों का इतिहास सबको पता चल जाएगा तो गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए वो आदिवासियों के इतिहास को धूमिल कर रहे हैं, या धूमिल कभी लिखने दिया ही नहीं। तो अब आदिवासी समाज खुद लिख रहा है, तो उस लिखावट को सबके सामने भी आना चाहिए, क्योंकि भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास और मूल परंपराओं के साथ आपके अस्तित्व को भी स्थापित करती है, और यह पुरखों की मूल बोली भाषा में ही है। जैसे मैं कहूंगी, भाणजो को, एक 2 गीत का एक अंतरा है, भाणजो को गेल गे भी मामा न खागो, काली बादली को कालस चांदा राज पे छागो। इसमें एक कहानी छुपी हुई है, बहुत 1000 साल पुरानी, कि जो भाणजा था वो बहुत कुगेल चला गया, मतलब बुरे लोगों की संगत में चला गया, और उसने अपने मामा की हत्या कर दी। भाणजा कौन था? ये नरवर से आया हुआ सोडा राय का बेटा था। सोडा राय के छोटे भाई ने
मतलब सोडा राय की हत्या कर दी थी, वो राजपूत शासक थे उज्जैन के अंदर। तब सोडा राय की जो पत्नी थी वो अपने छोटे से बच्चे दूल्हे राय को लेकर जान बचाकर वहां से उज्जैन से भागकर राजा आलन सिंह की खोगंग में आ गई थी और उनकी पनाह में रही थी। राजा आलन सिंह को जब पता चला तो उन्होंने उनको अपनी बहन बना के रखा और उस बच्चे को अपना भांजा बनाकर पाला पोसा। 15-20 साल तक वो रहा। तब दिल्ली में ये तवर शासक स्थापित हो गया था। तब यहाँ टैक्स दिया जाता था। शासन राजा आलन सिंह का ही चलता था, लेकिन वहां से टैक्स के रूप में देने के लिए जाते थे। तो जब दूल्हा राय थोड़ा बड़ा हो गया 15-20 साल का, तो दूल्हा राय को भेजा गया। दूल्हा राय टैक्स देने गया, लेकिन और लोगों की संगत में आकर उसने षड्यंत्र रचा। और मीणा समाज की में एक परंपरा है कि दिवाली के दिन अपने पुरखों को तर्पण करते हैं। देखिए, आदिवासियत की सबसे बड़ी मूल परंपरा है कि आदिवासी समाज अमावस को अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अमावस चौदस, और ये जो आती है गोवर्धन जो बोलते हैं, उस दिन भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं तिथियों पे हमारे पूर्वजों का नरसंहार करके उनकी शासन सत्ता को हथियाया गया था अन्य समाजों की तरह। तो इन्हीं तिथियों पर दिवाली को, चौदस को और गोवर्धन को हमारे पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है, जल दिया जाता है, या पानी देना बोलते हैं हमारे, ये पानी देते हैं। तो उसमें जो भी आप खाना खाते हैं, चाहे अनाज के रूप में आप जौ रखें या बाजरा रखे या ज्वार रखे या मक्का रखे या चावल रखे या फलके रखे, जो भी आप खाते हैं, जो घर में बनता है, वो खाना उनके नाम से रखा जाता है, उनके नाम से याद किया जाता है। और वो परंपरा आज भी बरकरार है। मुख्य धारा के भी त्योहारों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन मूल परंपराएं आज भी बरकरार है और ये सदियों से चली आ रही है, आज की परंपराएं नहीं है। जी जी विभाजी, मैं शायद कुछ बोलती बोलती कुछ और बोल बिल्कुल गई। सही सही बात आपने रखी कि मुख्य धारा से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी पारंपरिक जो उनकी विशेषताएं हैं उनको भी बनाए रखा है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बार उन लोगों को गिना जाता है जो आगे बढ़ गए हैं, जिनकी पहचान बन गई है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा समूह जो पीछे छूट रहा है, जिस पर अस्मिता का संकट है, उस पर अक्सर बात नहीं होती है। और आपने कई ऐतिहासिक संदर्भ बताए, हमारी जानकारी में इजाफा किया आपने। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर आपसे हम लोग जान सकते हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। तो हीरा जी, आज आप बड़ी बिंदी के इस मंच पर आई और मिनी भाषा, समाज, साहित्य, संस्कृति तमाम बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी। तो आपका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। किंतु जाने से पहले आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, ये आपके मुख से जानना चाहेंगे। जी, मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बड़े बुजुर्गों और अपने माता पिता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जो जीवन के अनुभवों का जो ज्ञान भंडार है, और जो उनकी अपनी जो मातृभाषाएं बोलियां हैं, उन मातृभाषाओं बोलियों की जो ज्ञान परंपरा है उसको सहेजिए, क्योंकि आने वाला जीवन आसान जीवन नहीं है, बहुत विकट समय है। और कोरोना काल में आपने देख लिया, कोरोना काल में आप कि जिन चीजों ने सहायता की है, वो ही चीजें आपको भविष्य में भी सहायता करेगी। आपके अपने माता पिता, आपकी अपनी संस्कृति, आपका अपना खान पान, आपका अपना रहन सहन, आपने बाजारू चीजों को छोड़कर अपनी घरेलू चीजों को अपनाया, अपने जो देसी खान पान है उन्हीं को सबको अपनाया। और अगर आप इसके साथ अपनी मूल भाषा बोली के उत्पत्ति परंपराओं को भी अपनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी जड़ें हैं। जड़ों के बिना कोई पेड़ पनप नहीं पाता, या आगे बढ़ नहीं सकता, या बढ़ नहीं सकता, वो सूख जाएगा। तो हमें अगर हरा भरा रहना है, जीवन को की हर विपदाओं या हर हंसी खुशी या हर विपत्तियों या हर सफलताओं का हमें सामना करते हुए सब चीजों को साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है कि हमें पुरखों की जो विरासत है उस विरासत को सहेजना बेहद जरूरी है। और इस विरासत के लिए पुरखों की जो परंपराएं हैं, जो मूल भाषा बोलियां हैं, जो संस्कृति है, उन सबको थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद सहेजना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप सब कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आप जिस विधा में रुचि रखते हैं, जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, या जिस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जो कुछ कर रहा है उसकी, वो कीजिए। और अपने जीवन को बिंदास तरीके से जिए। जैसे प्रकृति में सूरज चांद तारे अपनी मर्जी से निकलते, अपनी मर्जी से आते हैं और एक नियम के अनुसार चलते हैं कि वो सबके लिए बराबर है,
उसी तरीके से आप अपने जीवन की योग्यता और क्षमताओं का बराबर उपयोग सबके लिए कीजिए और अपने लिए भी कीजिए, और जीवन को बेहतर तरीके से जिए अपने समाज और राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए। इतना ही कहकर मैं विभा जी को तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन करना चाहूंगी, क्योंकि बातें बहुत सारी है, कहने को बहुत कुछ है, गीत भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय और बहुत सारी व्यवस्था है तो वो भी देखनी पड़ेगी। तो फिर अगली बार मिलेंगे तो सुनाने का मौका मिलेगा, जरूर सुनाऊंगी। तो विभा जी बहुत बहुत तहे दिल से आभार अभिनंदन आप सभी का, बड़ी बिंदी मंच का, विभा दीदी का, क्या क्या कहूँ, सब कुछ कम है। अ, आपने मतलब अपना इतना कीमती समय दिया, इतने बड़े मंच से मुझे बुलाया, और मैंने अपनी बात रखी। आपने जो पूछा उसमें से कुछ मैंने अपना, कुछ आपका जवाब दिया होगा। जो छूट गई बातें वो आगे के लिए नोट करके रखिएगा, ताकि आगे उनका जवाब दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। और इसके साथ ही मैं सभी बड़ी बिंदियों को एक बार याद दिला दूं कि बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें। ये पैसे कॉफी के कैंसर रोगियों के इलाज के लिए जाता है, और हम सबका ये छोटा सा सहयोग हमारे समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम हो सकता है। अगले रविवार को मिलेंगे फिर किसी एक और बड़ी बिंदी से। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।